आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हमेशा की तरह आज स्टूडियो में हमारी ऑडियंस मौजूद है। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, है कदरदानी आपकी। आज इस सीरीज में आज आपको बताऊंगा कुछ इंसिडेंट, नए किस्से होंगे, नई कहानियां होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेहरबान कदरदान, सुहाने सफर का आगाज दत्त साहब के एक इंसिडेंट से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दत्त साहब पंजाबी जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बचपन से ही बहुत शर्मीले थे। बचपन में स्कूल गए तो सभी लड़के, आज की तरह स्कूल में जो कोएड आ जाता है कि लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, उस तरह से उनको स्कूल नहीं मिला। तो बचपन से ही लड़कियों से बात करने में थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी शर्म आती थी। बड़े होने पर शहर के कॉलेज में पढ़ने आए। अब ये कॉलेज कोएड था, यहाँ पे लड़कियां थीं, लेकिन जो बचपन से ही स्कूल में पढ़ने की वजह से एक शर्मीलापन था, तो लड़कियों से सारा कटे कटे रहते थे थोड़े से शर्मीले थे, झिझकते थे। लेकिन कॉलेज के प्लेज वगैरह, ड्रामा वगैरह में भाग लेने लगे। उस ज़माने में एक कंपनी हुआ करती थी, ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग कंपनी, जिसका नाम था डीजे कीमर्स। इस कंपनी के किसी मुलाजिम ने, किसी अधिकारी ने, अफसर ने, प्रोग्रामिंग हेड ने दत्त साहब का एक प्ले देखा और इस प्रोग्रामिंग हेड को दत्त साहब की आवाज़ पसंद आ गई और उन्होंने सुनील दत्त साहब को पेशकश दे दी कि आप हमारे लिए जो सितारे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको इंटरव्यू कीजिए। दत्त साहब को बताया गया कि ये कंपनी लिप्टन के लिए एक प्रोग्राम बना रही है और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है इंटरव्यूज़ ऑफ मूवी स्टार्स। करना है आपको, एंड वी वुड लाइक टू साइन यू। आपको फिल्मी सितारों के इंटरव्यू लेने होंगे और ऑफर दिया 25 रुपए का। ना करने का सवाल ही नहीं था। अच्छा, ये पूरे कॉलेज में जंगल की आग की तरह ही बात फैल गई कि इनका नाम था बलराज, कि बलराज को ये काम मिल गया। कॉलेज में उस जमाने में अगर 25 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और इस प्रोग्राम में दत्त साहब ने उस जमाने के बहुत बड़े बड़े फिल्मी सितारों को, फिल्मी हस्तियों को इंटरव्यू किया। एक दिन उनके बॉस चंद्रा साहब ने उन्हें कहा कि जाओ और एक और स्टार कामनी कौशल जी का इंटरव्यू लेके आओ। अच्छा, ये शर्मीलापन अभी तक गया नहीं था, लेकिन ये ऐसा ऑर्डर था जिसे मना करना नामुमकिन था। बहरहाल वो अगले दिन कामनी जी को इंटरव्यू करने के लिए उनके घर पे पहुंच गए। बिल्डिंग के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे घर हुआ करता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसे कामनी जी क्या बोलेंगे, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। बचपन से ही वो था, शर्मीलापन तो था ही। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद वो वापस लौट आए और ऑफिस में पूछा गया कि भाई इंटरव्यू लिया है? तो उन्होंने कहा कि जी घर पे कोई था नहीं। बॉसेस ने कहा अच्छा कल फिर चले जाना। दूसरे दिन फिर पहुंच गए। इस बार थोड़ी सी हिम्मत करके बिल्डिंग के नीचे खड़े नहीं रहे, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। कामनी कौशल जी के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन यहां पहुंचकर एक बार फिर हिम्मत जवाब दे गई। उल्टे पैर वापस लौट आए और बॉस से कह दिया आज भी घर पे कोई था नहीं आप समझ रहे मेरी बात? हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर बॉस चंद्रा साहब ने कहा कि कमाल है, एक बार फिर ट्राई करना और कल फिर चले जाना। अब आया तीसरा दिन। दत्त साहब दोबारा हिम्मत करके गए और कामनी जी के दरवाजे की घंटी की तरफ कई बार हाथ बढ़ाने के बावजूद हिम्मत नहीं हुई कि घंटी प्रेस कर सके। और उन्होंने सोच लिया यार इस बार 2 दिन तक ये बहाना चल गया है तो एक बार फिर चल जाएगा और मैं बॉस को बोल दूंगा कि आज भी कामनी जी घर पे नहीं थी। उन्होंने ये मन जैसे ही बनाया कि बस चलो वापस रिट्रीट करते हैं, सीढ़ियों से उतर रहे थे कि सामने उन्हें बॉस चंद्रा साहब दिख गए। चंद्रा साहब ने पूछा क्या हुआ भाई, हो गया इंटरव्यू? अब घबरा गए सुनील दत्त साहब, क्योंकि उनको तो पकड़ लिया गया था। कहने जी नहीं सर, वो क्या था, आज भी कामनी जी घर पे नहीं है। चंद्रा साहब ने कहा अच्छा लगातार 3 दिनों का घर पे नहीं, चलो उनके घर पे एक कोई मैसेज छोड़ देंगे।
और ये कहते हुए वो वापस कॉमनी जी के फ्लैट की तरफ सीढ़ियाँ 4-5 चढ़ के दत्त साहब को लेके यार घंटी बजा दी फ्लैट की। दरवाज़ा खुला और इत्तेफाक देखिए कि दरवाज़ा खोलने वाली स्वयं वो सेलिब्रिटी कामनी कौशल थी। और उन्होंने कहा, छूटते ही देखा चंद्रा साहब को, कह ले चंद्रा साहब ये क्या बात है, मैं 3 दिन से वेट कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए, कोई आया ही नहीं इंटरव्यू लेने के लिए, क्या मजाक बना रखा है। और इस तरह से पोल खुल गई। इंटरव्यू तो लेना पड़ा, वो अलग की बात है, लेकिन दत्त साहब को बहुत डांट पड़ी थी इस बात के लिए। उनको वार्निंग दी गई थी कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी तो दत्त साहब की नहीं गई, लेकिन दत्त साहब खुद उस नौकरी को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे बन गए। अब बात जावेद अख्तर की। बात उन दिनों की है जब जावेद अख्तर इस शहर में, बंबई नगरी में संघर्ष कर रहे थे, मतलब काम की तलाश में जुटे थे। जावेद अख्तर साहिर साहब को बहुत मानते थे, बहुत उनसे मुतासिर। एक बार साहिर साहब के पास गए, बैठे थे, काम वाम कुछ था नहीं। उन्होंने साहिर साहब से कहा कि अगर मुमकिन हो तो मुझे कुछ काम मिल जाए आपके मार्फत, आपके थ्रू, तो बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। परेशानी है और हाथ बहुत तंग है। साहिर साहब ने, जैसे हर सीनियर हौसला अफजाई करता है अपने जूनियर की, कहा कि भाई काम मिल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। बात आई गई हो गई। उसके बाद ड्रिंक व्रिंक का सेशन शुरू हो गया। थोड़ी देर में साहिर साहब उठे और उन्होंने जेब में से 200 रुपये निकालकर जावेद अख्तर को दे दिए कि रखो यार। हर सीनियर ने कहीं ना कहीं अपने जूनियर के लिए ऐसा किया होगा। जावेद अख्तर ने मना किया कि सर मैं रुपए के लिए नहीं आया था, मैं तो चाहता था कि आप इतने बड़े शायर हैं, पूरी इंडस्ट्री आपको सलाम करती है, तस्लीम करती है आपको, आप मेरा नाम कहीं रेकमेंड कर दें। साहिर साहब ने कहा नाम तो रेकमेंड कर दूंगा, इंशाल्लाह काम भी मिल जाएगा, लेकिन अभी रखो तो, पैसे तो रखो, तुम खर्चा तो चले ना थोड़ा बहुत, और जब हो तो लौटा देना। अब किस्मत ने पलटा खाया। दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरे और धीरे धीरे जावेद अख्तर को काम मिलना शुरू हो गया। काम मिलने के साथ साथ जिंदगी का अच्छा दौर आया, माली हालत बेहतर होने लगी। लेकिन साहिर साहब से उनके रिश्ते और गहरे होते चले गए। कभी ऐसा भी मौका आया होगा कि एक साथ किसी फिल्म के दौरान मिलना हो जाए। जाहिर है कि यश जी की जो फिल्म थी त्रिशूल या दीवार, उस वक्त दोनों की मुलाकात होती होगी। लेकिन जावेद अख्तर ने साहिर साहब से मजाक में यह कहा था कि आपके जो 200 रुपए आपने मुझे दिए हैं, मैं वो कभी लौटाने वाला नहीं हूं। तो साहिर साहब भी लाइक ट्रू पंजाबी कह लें कि तू लौटाने वाला नहीं है और मैं ये पैसे छोड़ने वाला नहीं हूं, कभी ना कभी ये पैसे वसूल कर लूंगा। लेकिन ये हिसाब कभी क्लियर हुआ नहीं और साहिर साहब चले गए हमेशा के लिए। साहिर साहब वैसे भी अपनी जिंदगी में बहुत अकेले थे। उनके आखिरी सफर में, उनके जनाजे में जावेद अख्तर शामिल थे। साहिर साहब को आखिरी सलाम करके जब जावेद कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे तो एक मजदूर ने आवाज लगाई। जावेद अख्तर रुक गए, दरियाफ्त किया, भाई क्यों? कहने साहब मैं कब्र खोदने वाला हूं, ग्रेव डिगर हूं, और मेहनताना अगर मिल जाए तो मुझे। जावेद अख्तर ने कहा कितना? कहने 200 रुपये है साहब। जावेद अख्तर ने जेब में से 200 रुपये निकाल के दे दिए और लाइफ की इस आयरनी पर शायद ताज्जुब करने लगे होंगे वो, अगर ये घटना सही है तो। हमारी टीम रिसर्च करती है पूरी तरह से, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि तब इंटरनेट भी नहीं था। ये मिस्टर जावेद अख्तर ही सही बता सकते हैं कि क्या सचमुच हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने उस ग्रेव डिगर को 200 रुपये दे दिए और शायद लाइफ की इस आयरनी के ऊपर या इस विलक्षणता के ऊपर, जीवन की विलक्षणता के ऊपर जरूर वो अचरज कर बैठे होंगे कि साहिर साहब ने कहा था पैसे तो तुमसे वसूल करके छोड़ूंगा। साहिर लुधियानवी ने तो पूरे हिंदुस्तान
और बर्रे सगीर के जितने भी मुल्क हैं उन सब लोगों से जो वसूल किया वो है मोहब्बत, चाहत। साहिर की पोइट्री के लिए जोरदार तालियां साहिर लुधियानवी के लिए। प्राण साहब ने विलन के रोल किए हैं, मतलब विलन का मतलब प्राण, ये अग्री करते हैं ना, यहीं से विलन अब तो नेगेटिव रोल के करते करते, ये विलन के रोल करते करते आम आदमियों के जहन में भी प्राण साहब के लिए इंप्रेशन था कि वो अपनी जाती जिंदगी में भी वैसे ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्टिंग की दुनिया कुछ और है और रियल लाइफ कुछ और है। हमारे यहाँ क्या समझते हैं कि हमारे जो हीरो जो स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े 50-50 लोग गुंडों से लड़ लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में भी वैसे हो सकता है रियल लाइफ में पिद्दी हो आप समझ रहे ना, मार खा रहे हो अगर और जनता की नहीं कर तो हो सकता बीवी की मार खा रहे हो जोक्स अपार्ट के आम आदमी के जहन में ये बात है कि जो स्क्रीन पे हम देखते हैं शायद रियल लाइफ में भी ये बंदा, ये सितारा, ये स्टार वैसा ही होता होगा। तो अरुणा ईरानी जी ने कभी प्राण साहब के साथ काम नहीं किया था, इसलिए रियल प्राण को जानने का मौका उन्हें मिला ही नहीं था कि भाई एज ए पर्सन, एक बंदे के तौर पर वो कैसे हैं। पहली बार इन दोनों को काम करने का मौका मिला उस फिल्म में जिसका नाम था जौहर महमूद इन हांगकांग। हांगकांग में शूटिंग थी और अरुणा जी और प्राण साहब के सीन भी वहीं शूट होने थे। शूटिंग कंप्लीट हुई, दोनों का पैकअप हुआ, दोनों को वापस मुंबई आना था। इत्तेफाक देखिए कि दोनों एक ही दिन फ्री हो गए और प्रोड्यूसर ने दोनों का टिकट एक ही फ्लाइट से बुक करवा दिया। अब अरुणा जी इसी बात से टेंशन में आ गई कि एक ही फ्लाइट में, एक ही हवाई जहाज में मैं प्राण साहब के साथ कैसे सफर करूंगी। अब किस्मत देखिए कि उन दोनों की फ्लाइट जैसे हांगकांग से कलकत्ता आना था वो लेट हो गई। अब एयरपोर्ट पे दोनों अकेले थे। अरुणा जी की टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। कलकत्ता की फ्लाइट जो लेट हो रही थी वो किसी तरह करके कलकत्ता पहुंची। जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी कलकत्ता से बंबई आने वाली वो मिस हो गई। तो एयरलाइंस कहते हैं ना फ्लाइट मिस हो गई, भाई बड़े सेलिब्रिटी थे, उन्होंने कहा आप होटल में ठहर जाएं। इन दोनों को होटल में ठहरा दिया। अब आप इमेजिन कीजिए ये हालात ऐसे हो रहे हैं कि किसी तरह से तो हांगकांग से कलकत्ता तो फ्लाइट में आ गए, लेकिन कलकत्ता में होटल में भी ठहरना पड़ा। ये तो करेला उस पर नीम चढ़ा। अजीब अजीब से ख्याल अरुणा जी को सताने लगे। होटल में चेक इन किया। अरुणा जी डर के मारे कांप रही थी। उन्होंने दरवाजा अच्छी तरह से चेक कर लिया कि भाई बंद है कि नहीं है, लेकिन मन में ये खौफ, ये दहशत कि कहीं अभी कहीं प्राण अपने असली रूप में नहीं आ जाए। अभी अपने कमरे में चेक इन होने के बाद वो सेटल हो ही रही थी कि अचानक कमरे की घंटी बजी। टन 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 टन। अरुणा जी जो ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी, नहीं डरी हुई थी मिर्जा साहब, सहमी नहीं हुई थी, डरी हुई थी। उन्होंने घबराहट से पूछा कौन है? बाहर से आवाज आई प्राण। अंदर तक दहल दहल गई अरुणा ईरानी जी ने। तो प्राण साहब ने कहा कि दरवाजा खोलो, और दहल गई। शायद प्राण साहब इतने सीनियर आदमी, बेहतरीन इंसान, उनको कुछ भनक पड़ गई। उन्होंने कहा अरुणा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया था तुम ठीक तो हो ना? किसी भी तरह की जरूरत हो तो मैं बगल वाले कमरे में हूं, मुझे जगा लेना, सो जाओ, गुड नाइट। या अरुणा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने पे से न जाने कितने टन बोझ उतर गया हो। और अब जाके प्राण साहब का जो स्क्रीन की इमेज थी कि वो विलन, वो आदमी जो मासूम नौखेज कलियों को मसल के रख देगा उसका इंप्रेशन खत्म हुआ और उन्होंने रियल प्राण को जाना, जो एक बेहतरीन इंसान, हमदर्द, अव्वल दर्जे का। वो है ना कि बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, है ना। हम तो सब आदमी हैं, लेकिन अगर इंसान तो बहुत कम होते हैं। अब बात उन दो म्यूजिक डायरेक्टर्स की जिन्होंने सोचा कि एक बड़ी फिल्म मिलने के बाद उनका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये स्ट्रगल बदस्तूर जारी रहा। बात करेंगे
वेरी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर सोनिक ओमी की। कई साल संघर्ष करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, इन्होंने रोशन साहब को भी असिस्ट किया था और सालों की मेहनत के बाद उन्हें एक ब्रेक मिला सन 1966 में। प्रोड्यूसर CL रावल ने उनके हाथों में 1001 रुपए का चेक देकर कहा कि आप दोनों मेरी अगली फिल्म का म्यूजिक कर रहे हो। और वो फिल्म थी दिल ने फिर याद किया बर्क सी लहराई है। मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस पल का उन्हें इंतजार था वो पल सामने आ गया। किस्मत मुस्कुराने लगी। इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका, जान लगा दी। टैलेंट तो था, जान लगा दी। बेहतरीन म्यूजिक दिया, फिल्म बनी, रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन इसका म्यूजिक बहुत पॉपुलर हो गया। म्यूजिक पॉपुलर, फिल्म फ्लॉप। और सोनिक ओमी जी को जो उम्मीद थी कि इस फिल्म की संगीत की सफलता के बाद उनके करियर में नया मोड़ नहीं, उछाल आएगा, ऑफर्स से झोली भर जाएगी, वो नहीं हुआ। फिल्म के गीत सबकी जुबान पे थे, लेकिन ऑफर्स नहीं आ रहे थे, काम नहीं आ रहा था। और जो काम आ रहा था वो उस स्टैंडर्ड का नहीं था, इसलिए ऑफर्स रिफ्यूज करने लगे। उम्मीद थी कि कोई बड़ा ब्रेक आएगा, यार इतने एक सुपरहिट गाने दिए हैं तो अच्छा काम आना चाहिए, लेकिन वो अच्छा काम नहीं आया। वक्त निकलता गया और दोनों बिना काम के घर पे खाली बैठे रहे। क्या करें? डिप्रेशन बढ़ रहा है, आप समझ रहे हैं, दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। मरता क्या ना करता, छोटी छोटी फिल्मों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसमें भी जान लगा के काम करने लगे। और एक दूसरा टर्निंग पॉइंट, एक और ब्रेक के लिए उन्हें 4 साल वेट करना पड़ा, जब फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन सैगल जी ने साइन किया उन्हें फिल्म के लिए, जिस फिल्म का नाम था सावन भादो। तो हमारे ऑडियंस में हमारे मिर्ज़ा साहब बैठे हैं, ये पारसी प्रीस्ट हैं। आपने पूछा था कि एक गाने की रिकॉर्डिंग करते करते रफ़ी साहब रो बैठे। ये मैंने भी सुना है और इंटरनेट के ऊपर भी किस्सा कुछ इस तरह से है। वो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे तबसरा, इस पे कमेंट हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। 1968 में एक फिल्म आई थी नीलकमल। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्राणलाल माहेश्वरी जी ने और डायरेक्ट किया राम माहेश्वरी ने। फिल्म का म्यूजिक दिया था रवि साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। इस फिल्म में विदाई का एक गीत है जो एक मतलब किसी जमाने में बहुत बजता था। ये लड़की की विदाई होती थी, भाई हमारा जो मुल्क है उसमें तो हमारी बहन बेटियों की विदाई होती है तो सब इमोशनल और जज्बाती तो हो ही चले जाते ना। तो नीलकमल का एक गीत है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। साहिर साहब ने गीत लिखा है, सिचुएशन के हिसाब से लिखा। और गाने की ये है लिखा हुआ इंटरनेट के ऊपर कि गाने की जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो रफ़ी साहब खुद रोने लगे, तो रोते रोते गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। ये रेफरेंस है इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि कुछ दिन पहले रफ़ी साहब की दुख्तर हैं, उनकी शादी हुई थी, तो विदाई का वो जो मंजर जो याद आ गया तो जज्बाती हो गए, ये आंसू निकल गए, रोने लगे। ये इंटरनेट के ऊपर किस्सा है, अवेलेबल है कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, और उड़ते उड़ते ये किस्सा सुना भी हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि रफ़ी साहब बहुत जज्बाती आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने पूरा गाना रोते रोते गाया। देखिए रोते, उसमें उस तरह की फीलिंग है, बाबुल की दुआएं लेती जा, ये फीलिंग है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है 41 साल के तजुर्बे के बाद और थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है, थोड़ी बहुत भी जो मुझे जानकारी है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप सचमुच में रो रहे हो तो गाना गा सकें आप।
इसलिए ये आपका जो जिस्म है ना, ये जो ऊपर वाले ने जो बनाया है ना, इसकी जो एनाटमी है, इस एनाटमी को अगर समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस पैसेज से सुर निकलने हैं, उस पैसेज में अगर पानी भर जाए, जो आंसू हैं, पानी भर जाए, सादा पानी भर जाए तो मुश्किल हो जाएगी। आपको ठसका क्यों आता है? पैसेज तो छोटा सा है ना, ठसका आ गया आप आ गए, गले में खराश आ गई, ठीक है। सादा पानी H2O जिसे बोलते हैं, वो भर जाए तब भी वहां पर किसी और चीज के गुजरने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो आंसू तो नमकीन पानी है, आप समझ गए, उसका एक स्वाद है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए जाके, वो आपको कहेगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप गाना गा भी दें तो उस गाने को म्यूजिकली एक्सेलेंट रेंडरिंग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं एक प्रोग्राम करते हुए लंदन के अंदर मैं खुद जज्बाती हो गया, मैं ज़ारो कतार रोया हूँ जनता के सामने, लेकिन अगर आप उसकी म्यूजिकल रेंडरिंग देखेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? तो हो सकता है कि रफ़ी साहब गाने की रिकॉर्डिंग के बाद बेटी की याद आ गई हो और रो पड़े हों, वो अलग बात है, लेकिन रोते रोते, जेन्युइन रियल लाइफ में रोते रोते आप म्यूजिकली अच्छी रेंडरिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया होगा। जी जनाब, अब बात हिंदुस्तान के सुपरस्टार राजेश खन्ना की। काका जी अपने पीक टाइम में एक साथ बहुत सारी फिल्में कर रहे थे। एक बार राजेश खन्ना को साउथ के एक प्रोड्यूसर ने काका जी की मुंह मांगी रकम पर साइन किया। प्रोड्यूसर साहब का नाम था चिनप्पा देवर और फिल्म थी हाथी मेरे साथी। अच्छा, साउथ की इंडस्ट्री में बड़ा डिसिप्लिन है, गौरतलब है ये बात, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फिल्म इंडस्ट्री है हमारे दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। लेट लतीफी नहीं चलती है, लैप्सेस नहीं होते हैं, सब कुछ ऑन टाइम। तो जैसे ही राजेश खन्ना 2-3 दिन लेट पहुंचने के बाद सेट पर पहुंचे तो प्रोड्यूसर साहब ने लाइटमैन को डांटना शुरू कर दिया। जोर जोर से गुस्सा कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसके नेक्स्ट डे भी कभी लाइट वाले के ऊपर चिल्लाते, कभी मेकअप डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते, कभी कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते, कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते, कभी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते, जोर जोर से राजेश खन्ना के सामने चिल्लाते। अब राजेश खन्ना बड़े इंक्विजिटिव हो गए। उन्होंने कारण जानना चाहा कि पूछा उन्होंने कि यार ये क्या होता है कि जब भी मैं सेट के ऊपर आता हूं तो हमारे प्रोड्यूसर साहब किसी ना किसी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं, उसको शाउट कर रहे होते हैं, कारण क्या है? तब डरते डरते उन्हें कारण बताया गया कि सर आप रोज लेट आते हैं, आप तो हैं स्टार, आपको तो प्रोड्यूसर कुछ कह नहीं सकता है, तो आपका गुस्सा अपने छोटे लोगों के ऊपर, दूसरे जो यूनिट के लोग हैं उनके ऊपर प्रोड्यूसर साहब उतारते हैं। करनी आपकी है, भरनी गरीब आदमी की। राजेश खन्ना सख्ते में आ गए और आई एम श्योर खन्ना साहब ने रियलाइज किया होगा कि यार उनके लेट आने की वजह से जो गरीब आदमी है उसको गालियां खानी पड़ रही हैं। और मन ही मन में राजेश खन्ना ने डिसाइड कर लिया कि कम से कम हाथी मेरे साथी के सेट पर अब वो टाइम से आएंगे। और ऐसा ही हुआ। लोग कहते हैं कि उसके नेक्स्ट डे से वो बिल्कुल ऑन टाइम सेट पे पहुंचने लगे थे। फिल्म थी हाथी मेरे साथी। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।